हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज हम जो हमारा जो टॉपिक है वो है क्या, परमाणु। ये जो हमारा पेपर थर्ड है ना, पेपर थर्ड का जो हमारा चल रहा है सीरीज़ केमिस्ट्री की, उसमें ये टॉपिक है परमाणु। ठीक है, जो नया सिलेबस है उसमें भी है और जो पुराना 2019 का जो मेंस लिखेंगे उसके लिए भी ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 साल से मैं देख रहा हूँ रेगुलर, मतलब इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, अब जैसे बोर मॉडल ठीक क्या बोलते हैं, मतलब स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो लास्ट में ये क्वेश्चन हम डिस्कशन भी करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं यहाँ से, और इस चैप्टर की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो सबसे पहले कि हम बात करें जो हमारा एटम है उसमें हम पढ़ने वाले क्या क्या हैं। ठीक है, तो जो पढ़ने वाले हैं वो हम क्या पढ़ेंगे, इंट्रो पढ़ेंगे। ठीक है, क्या पढ़ेंगे इसमें, इंट्रो पढ़ेंगे, फिर इसमें हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ेंगे। क्या, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। फिर तीसरी चीज़, बहुत सारे मॉडल हैं जैसे थॉमसन मॉडल। ठीक है, थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, फिर इसके बाद है बोर मॉडल। फिर ठीक है, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे जैसे न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। ठीक है, ये सब जानेंगे। उसके अलावा जो मतलब जो ऑर्बिटर फेल होता है, जो इलेक्ट्रॉन के इलेक्ट्रॉन जो कक्षा में घूमते हैं, तो किस तरीके से इलेक्ट्रॉन कक्षा में भरे जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आइसोटॉप्स, आइसोबार। तो आज हम इस टॉपिक को मैक्सिमम कवर कर लेंगे। अगर फिर भी लगता है कि इसमें कुछ छूट गया है तो वो हम अगले वीडियो में कवर कर। तो सबसे पहले हम एक चीज़ जानते हैं कि एटम की जो ये थ्योरी है वो कहाँ से आई। तो भारत के एक ऋषि होते हैं 500 ईसा पूर्व में, कौन, ऋषि कणाद। क्या नाम है उनका, ऋषि कणाद। वो क्या करते हैं, वो ये कहते हैं कि कोई भी, आप जो अपने आसपास कोई भी मैटर देख रहे हो, ठीक है, कोई भी पदार्थ देख रहे हो, भौतिक पदार्थ, वो क्या है, बहुत सारे छोटे छोटे पदार्थों से मिलके बना है। क्या है, बहुत सारे छोटे छोटे पदार्थों से मिलके बना है, और जो सबसे बेसिक पदार्थ है उसको उन्होंने क्या बोला, परमाणु बोला। ठीक, बाद में ये बहुत सारे इसमें ग्रीक फिलोसफर आए, फिर ठीक है, फिर इसमें इंडियन जो फिलोसफर का मतलब ऋषि हैं कात्यायन, उन्होंने अपनी थ्योरी दी। फिर एंड में आके सबसे जो बेसिक डेफिनेशन वो देते हैं, वो कौन देते हैं, जॉन डाल्टन देते हैं। ठीक है, तो हम बात करें परमाणु की परिभाषा की बात करें तो परमाणु किसी तत्व का वह छोटा से छोटा भाग होता है जिसे किसी भी रासायनिक प्रक्रिया में भाग लेता है, परंतु क्या है, स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है। कोई भी परमाणु किसी रासायनिक प्रक्रिया में भाग लेता है लेकिन स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता। और जो परमाणु वो किस किस से मिलकर बना होता है, ये बाद में जब बहुत सारी थ्योरी हो गई, जब डाल्टन साहब ने ये व्यक्त किया था, तब उन्होंने परमाणु को ही बेसिक मॉडल माना था कि परमाणु सबसे छोटी बेसिक यूनिट है। लेकिन बाद में जब बहुत सारी खोजें हुई तो क्या है, परमाणु में क्या है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है। ये बात बहुत समय बाद पता चला। ठीक है, तो अब बात करते हैं परमाणु की संरचना की। परमाणु की संरचना की हम बात करें तो डाल्टन के अनुसार परमाणु पदार्थ का जो सूक्ष्मतम कणु होता है उसको क्या बोलते हैं, परमाणु बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या करते हैं, इसको तोड़ा नहीं जा सकता। ऐसा नहीं है कि परमाणु को आप और छोटे सब पार्टिकल में तोड़ सको, नहीं। जैसे कोई भी स्ट्रक्चर है, ठीक है, आप मान लो बहुत सारे परमाणु, जैसे ह्यूमन बॉडी है या यूनिवर्स में कुछ भी देख रहे हैं, वो क्या है, बहुत सारे परमाणुओं को मिलकर, अब जिसमें एक परमाणु आप निकाल लो, तो ऐसा नहीं है कि इसको आप तोड़ के और सब पार्टिकल में डिवाइड कर सको, ऐसा नहीं हो सकता है। तो जो परमाणु की संरचना है वो क्या है, इसको आप और छोटे पार्टिकल में डिवाइड नहीं कर सकते। और ये कई बहुत सारे सब पार्टिकल से मिलकर बना है, कौन कौन से, ये मैं बता ही चुका हूँ, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब परमाणु के जो मौलिक कण हैं, मौलिक कण में क्या होते हैं, मौलिक कणों से मतलब ऐसे कण हैं जो यह तत्व मौलिक कणों से ऐसे कणों से जो अन्य किसी कण या तत्व से नहीं बने होते हैं। मौलिक कण क्या कहलाते हैं, वे कण होते हैं, वे बेसिक कण होते हैं जो स्वयं से निर्मित होते हैं, मतलब जिन्हें बनाने के लिए, जैसे अब पीरियोडिक टेबल में आप कोई भी एलिमेंट उठा लो, ठीक है, कोई भी एलिमेंट, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, गोल्ड, कुछ भी उठा लो, ठीक है, तो इसको आप ये नहीं है कि ये किसी और तत्व से मिलके बने, ये खुद के एलिमेंट से ही मिलके बने हैं।
ठीक है। तो इनको क्या बोलते हैं, मूल कण। मूल कण क्या होता है, पीरियोडिक टेबल में आप देखते हो जितने भी 118 हमारे पास तत्व हैं वो सब क्या है, मूल कण है, ठीक है। अब इन्हें ये नहीं है, अगर इन तत्व नहीं होते, क्योंकि यह स्वयं में मूल कण होते हैं। परमाणु के मध्य का भाग क्या बोलते हैं, जिसको नाभिक बोलते हैं, ठीक है। तो मूल कण क्या होते हैं, मूल कण वे बेसिक कण होते हैं जो किसी और से मिलकर नहीं, जैसे अब मैं कहूँगा कि अगर क्या बोलते हैं वाटर है, तो वो किस किस से मिलकर बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के सब्सटेंस से मिलकर बना है, तो उसको क्या बोलते हैं, अब H2O। तो H2O मूल कण में नहीं आएगा, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन भी मिला है और ऑक्सीजन भी मिला है। लेकिन हाँ, अगर आपसे बात की जाए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो ये क्या है, मूल कण, ठीक है। अब हम बात करें अगला, जैसे मूल रूप से 3 कण होते हैं। कौन कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसमें पाए जाने वाले आवेशों को क्या बोला जाता है, कूलाम बोला जाता है। और इसका जो द्रव्यमान है उसको किस में नापते हैं, इसको द्रव्यमान को हम नापते हैं, हम किस में, किलोग्राम में, ठीक है। किस में नापते हैं, किलोग्राम। अब सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन सबसे पहले खोजा किसने, जे थॉमसन ने। किस में, कैथोड रोड ट्यूब में, ठीक है। सबसे पहले किसने खोजा, जे थॉमसन ने। तो सबसे पहले किसकी, इलेक्ट्रॉन की खोज होती है। इस पे जो आवेश होता है वो कैसा होता है, शून्य होता है। और जो इसका जो द्रव्यमान होता है वो क्या है, शून्य होता है। और इस पे जो आवेश होता है वो होता है -1.6 × 10⁻90 कूलाम, ठीक है, कूलाम। अब बात करें प्रोटॉन, तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। थॉमसन के शिष्य कौन थे, गोल्डस्टीन। तो गोल्डस्टीन ने किसकी खोज की, प्रोटॉन की, ठीक है। इनने जो प्रोटॉन है उसका सापेक्ष जो द्रव्यमान है वो किसके बराबर होता है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। और ये किसके जैसा बिहेव करता है, हाइड्रोजन के परमाणु के जैसा बिहेव करता है। फिर उसके बाद बात करते हैं न्यूटन। न्यूटन की खोज किसने की, चैडविक ने। इसका द्रव्यमान कैसा होता है, प्रोटॉन के लगभग बराबर होता है, लेकिन इस पर क्या है, कोई भी आवेश नहीं होता है, ठीक है, कोई भी इस पर आवेश नहीं होता। तो इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया और न्यूट्रॉन हो गया। अब हम बात करेंगे किसकी, अब हम बात करेंगे नाभिक की संरचना। जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, तो देखो एटम का एक नाभिक होता है। नाभिक किस किस से मिलकर बना होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से, ठीक है। और नाभिक के चारों ओर क्या, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होते हैं। क्या चक्कर लगा रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो जो परमाणु के केंद्र पर स्थित जो धनावेश भाग होता है उसको हम क्या बोलते हैं, नाभिक बोलते हैं। इसका जो आकार होता है कैसा होता है, बहुत छोटा। तो जो परमाणु की नाभिक की त्रिज्या है वो कितनी होती है, 10⁻⁻50। जबकि जो परमाणु है उसकी त्रिज्या कितनी होती है, 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। नाभिक की जो रचना है, मतलब नाभिक किस किस से मिलकर बना है, न्यूक्लियस, प्रोटॉन से और न्यूट्रॉन से। किससे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। नाभिक में उपस्थित सभी मूल कणों को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन। जो नाभिक में उपस्थित जितने भी मूल कण होते हैं उनको क्या बोला जाता है, संयुक्त रूप से न्यूक्लियॉन बोला जाता है। जो क्या होता है, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो सम्मिलित रूप से है उसको क्या बोला जाता है, न्यूक्लियॉन बोला जाता है। अब जो इतना नाभिक देखो, इतना छोटा, पहली बात तो परमाणु का ही स्ट्रक्चर बहुत छोटा होता है, ठीक है। परमाणु का स्ट्रक्चर आपस में एक बहुत शक्तिशाली बल के द्वारा जुड़ा हुआ जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, नाभिकीय बल बोलते हैं। तो जो नाभिक के भीतर कोई अत्यंत शक्तिशाली बल कार्य करता है, जो क्या है, पूरे न्यूक्लियॉन को बांधे रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं, नाभिकीय बल बोलते हैं। अब हम बात करें जिसे हम नाभिकीय बल कहते हैं, ठीक है। नाभिक पर कुल धनात्मक आवेश उसमें उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। जो नाभिक में धनात्मक आवेश होता है वो किसके बराबर होता है, उसमें जो उपस्थित क्या, प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। और यही प्रोटॉनों की संख्या उसका क्या कहलाती है, परमाणु क्रमांक कहलाती है। किसी नाभिक में कितने प्रोटॉन हैं, यही इस बात को डिसाइड करते हैं कि वो उसकी परमाणु संख्या क्या है। जैसे हाइड्रोजन पर कितने प्रोटॉन है, 1, तो इसकी परमाणु संख्या क्या होगी, जैसे हीलियम 2, ठीक है। तो कोई भी आप पोटेशियम, ठीक है, कैल्शियम, कुछ भी उठाओगे तो उसमें जितने भी प्रोटॉन की संख्या होगी वो उसका क्या कहलाएगी, परमाणु क्रमांक कहलाएगी। अब हम बात करें परमाणु का थॉमसन मॉडल।
ये मॉडल सबसे पहले थॉमसन साहब ने सबसे पहले परमाणु का मॉडल के बारे में बताया। इन्होंने क्या है, ये मॉडल कब देते हैं, 1898 में जे थॉमसन ने इस मॉडल को दिया था। इन्होंने क्या कहा कि जो परमाणु है पूरा वो क्या है, इस एक किस तरीके से तरबूज के जैसे है, और इसमें जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, वो क्या है पूरे वो परमाणु में बिखरे हुए हैं, ठीक है। तो थॉमसन के अनुसार, और इन्होंने इसकी त्रिज्या कितनी बताई परमाणु, 10⁻10 मीटर बताई, ठीक है। ये कैसा है, धनावेशित गोले की तरह व्यवहार करता है। इसमें जो धन आवेश है वो संपूर्ण द्रव्यमान गोले के आयतन में एक समान रूप से कैसा वितरित रहता है। जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या है, पूरे गोले पे समान रूप से वितरित रहता है। जैसे तरबूज के बीज, तरबूज में आप देखते हो बीज पूरे में रहते हैं, ठीक। तो इसी तरीके से इन्होंने जब परमाणु का स्ट्रक्चर बताया वो किस तरीके से बताया कि ये जो एक गोला है उसमें पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है वो क्या है, समान रूप से पूरे इस पर बिखरे हुए हैं, ठीक है। तो इसलिए ये तरबूज के बीज जैसा मॉडल था, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, प्लम पुडिंग मेथड भी बोला, प्लम पुडिंग मॉडल, क्या प्लम पुडिंग मॉडल भी बोला जाता है, ठीक है। चूँकि देखो समय के साथ काफ़ी लंबे समय तक इस चीज़ को माना गया, जो जब काफ़ी समय तक इसको मॉडल को ही माना जाता रहा। फिर इसमें क्या है, इस मॉडल में बहुत सारी कमियां निकल के, इस मॉडल में क्या क्या कमियां थी। सबसे पहले क्या था, इसके द्वारा जो रदरफोर्ड ने अल्फा प्रकीर्णन के द्वारा जो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम बताया था उसकी ये मॉडल व्याख्या नहीं कर पा रहा था, ठीक है। देखो हर एलिमेंट है, जितने भी एलिमेंट है उनका एक क्या है, खुद का एक स्पेक्ट्रम है। जैसे हीलियम की खोज हमने स्पेक्ट्रम से की थी, ठीक है। तो क्या है, ये हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर पाया, ठीक है। उसके अलावा इस मॉडल के आधार पर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन किस प्रकार जुड़े हैं इसकी व्याख्या नहीं कर पाए। अब देखो क्या होता है, जब इन्होंने मॉडल में देखा कि किस तरीके से पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल एक दूसरे के मतलब इन्होंने क्या है साथ साथ बताया, लेकिन ऐसा रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है, ठीक है। रियल लाइफ में ऐसा पॉसिबल और ऐसा स्ट्रक्चर भी नहीं था। तो ये क्या है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन किस प्रकार जुड़े हैं, जब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन किस प्रकार जुड़े इस बात की भी व्याख्या नहीं कर पाया। उसके अलावा परमाणु की जो स्थायित्व की व्याख्या, अब जो एटम स्टेबल क्यों है, अगर ऐसा है तो ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज पार्टिकल मतलब एक दूसरे के नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, तो ये क्या है एक छोटे सब्सटेंस में बदल कर नष्ट हो सकते थे, लेकिन ये स्थायी रहता है, कोई भी स्ट्रक्चर है, तो वो भी ये व्याख्या नहीं कर पाया। उसके अलावा थॉमसन ने अपने मॉडल में नाभिक का कोई उल्लेख नहीं किया, जबकि क्या है परमाणु के अंदर नाभिक उपस्थित होता है उसकी कोई ये व्याख्या नहीं कर पाए, तो बाद में जाके ये क्या मॉडल फेल हो जाता है, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं रदरफोर्ड साहब। रदरफोर्ड साहब जो मॉडल देते हैं वो काफ़ी बहुत सी चीज़ें डिस्क्राइब कर जाता है, ठीक। अब जो रदरफोर्ड मॉडल है वो कब आता है, 1911 में रदरफोर्ड साहब इस मॉडल की व्याख्या करते हैं। इसमें क्या करते हैं, अल्फ़ा कण लेते हैं, ठीक है, क्या करते हैं अल्फ़ा कण लेते हैं और एक सोने की प्लेट लेते हैं, ठीक है। उस पर अल्फ़ा कण का क्या करते हैं, ये बम्बार्डिंग कराते हैं, मतलब अल्फ़ा कण का प्रकीर्णन कराते हैं। जब अल्फ़ा कण का प्रकीर्णन कराते हैं तो ये क्या है, तीन चीज़ें देखते हैं। क्या देखते हैं, कुछ अल्फ़ा कण है वो क्या है बिल्कुल सीधे चले गए, ठीक है, कुछ अल्फ़ा कण क्या है सीधे चले गए, ठीक है। कुछ अल्फ़ा कण है वो क्या करते हैं थोड़े मतलब न्यून कोण के साथ लौट आते हैं, और कुछ अल्फ़ा कण जिस रास्ते पे गए उसी रास्ते पे लौट के आए। तो ये जब तीन चीज़ें उन्होंने देखी तो उससे उन्होंने क्या व्याख्या की, तो देखो क्या किया कि रदरफोर्ड ने जो रेडियो एक्टिव तत्व क्या पोलोनियम की गतिज ऊर्जा से निकलने वाले अल्फा कणों की किरण पुंज को क्या है पतले सोने के पत्थर पर गिराया, ठीक है। और जब पतले सोने के पत्थर पर गिराया तो इन्होंने क्या है बहुत सी विभिन्न दिशाओं को देखा। अल्फा किरणों में इस प्रकार अपने मार्ग में विचलित होने की घटना को क्या बोला जाता है, प्रकीर्णन बोला जाता है। इससे तीन तथ्य निकल के सामने आए, कौन कौन से, जो ज़्यादातर अल्फा कण थे वो क्या थे स्वर्ण पथ पर विक्षेपित हुए बिना क्या सीधे चले गए। अब जब सीधे चले गए तो ये किस चीज़ का इससे क्या निष्कर्ष निकला कि जो परमाणु का ज़्यादातर भाग है वो कैसा है अंदर से खोखला है। अब देखो सीधे चले गए मतलब वो किसी चीज़ से टकरा नहीं रहे हैं, ठीक है। तो वो इससे एक चीज़ समझ में आई कि परमाणु का जो अधिकतर भाग है वो कैसा है खोखला है। उसके अलावा कुछ अल्फा कण अपने मार्ग में क्या है न्यून कोण बनाते हुए विक्षेपित हो रहे हैं।
चूँकि हमें पता है कि अल्फा कण कैसे धनावेशित है, इसलिए हम किसी धनावेशित वस्तु से प्रतिकर्षित हो रहे हैं। अब कुछ अल्फा कण हैं वो क्या है, न्यून कोण बनाते हुए विक्षेपित हो रहे थे। तो जब न्यून कोण बढ़ा रहे थे तो वो उससे क्या पता चल रहा था, उससे एक चीज़ ये समझ में आ रही थी कि क्या है, देखो कोई पॉजिटिव सामने है तब वो उससे क्या है, इनका प्रतिकर्षण हो रहा है। तो उससे एक चीज़ समझ में आ रही थी कि जो नाभिक है, न्यूक्लियस है, उसमें कोई ना कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल बैठा है, ठीक है। और तीसरा क्या है, इससे इस बात से ये पता चलता है कि परमाणु का जो संपूर्ण धन आवेश परमाणु के भीतर एक छोटे भाग में केंद्रित है। और कुछ अल्फा कण उसी मार्ग पर वापस लौट आए। इससे रदरफोर्ड ने माना कि धन आवेश परमाणु के अंदर एक अति सूक्ष्म स्थान पर क्या है, सकेंद्रित है। क्या ऐसा है, धन आवेशित एक ही स्थान पर सकेंद्रित, ठीक है। अब जिसे क्या बोला, बाद में चल के नाभिक बोला। अब रदरफोर्ड मॉडल में भी बहुत सारी कमियां थी। कौन कौन सी थी, एक तो वृत्ति कक्षा में जो नाविक में चक्कर लगा रहे, अब देखो आगे जब पता चलता है, इन्होंने इलेक्ट्रॉन के बारे में कुछ भी नहीं बताया, ये बता दिया कि उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, वो क्या कर रहा है, इसको रिफ्लेक्ट कर रहा है पॉजिटिव को, ठीक है। लेकिन इन्होंने जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट है, उसके बारे में कोई भी चीज़ ये नहीं बता पाए। उसके अलावा रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल परमाणु से उत्सर्जित होने वाले जो स्पेक्ट्रम है, प्रत्येक एटम क्या कर रहा है, एक उसका खुद का स्पेक्ट्रम है, इसकी व्याख्या कौन नहीं कर पा रहा है, रदरफोर्ड मॉडल नहीं कर पा रहा है कि यूनिक स्पेक्ट्रम। जैसे देखो ह्यूमन बॉडी का अपना थंब या आयरिस है, इसका एक यूनिक होता है, ठीक है। उसी तरीके से जितने भी एटम है, 118 जो हमारे तत्व हैं, उनकी एक यूनिक क्या है, स्पेक्ट्रम है। इसकी व्याख्या क्या नहीं कर पा रहा था, रदरफोर्ड मॉडल नहीं कर पा रहा था कि ये यूनिक स्पेक्ट्रम कैसे बन रहा है, ठीक है। उसके अलावा इस मॉडल के अनुसार परमाणु का स्पेक्ट्रम कैसा होता है, सतत होना चाहिए। किसी भी परमाणु का जो स्पेक्ट्रम है वो कैसा होना चाहिए, सतत होना चाहिए। लेकिन व्यवहारिक रूप से क्या है, परमाणु का स्पेक्ट्रम कैसा होता है, बिल्कुल सीधा होता है, ठीक है। उसके अलावा नाभिक के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉनों का वितरण किस प्रकार है, देखो अब पहली बात तो जिन्होंने इलेक्ट्रॉन का वो ही नहीं बताया कि इलेक्ट्रॉन किस तरीके से ऑर्बिट के चक्कर लगा रहा है या इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति कहाँ है, ये नहीं बता पाए। फिर उसके अलावा जैसे हम आगे पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रॉन का हर ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं, उसके अलावा ऑर्बिट में किस प्रकार के, जैसे पहले ऑर्बिट में 2 हैं, ठीक है, फिर 8 हैं, तो इस तरीके से इन्होंने इस चीज़ की व्याख्या भी नहीं कर पाए। तो इनके बाद जो अगले वैज्ञानिक आते हैं वो है जॉन डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। अब जॉन डाल्टन साहब क्या करते हैं, डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत है वो रासायनिक संयोजन के नियमों पर आधारित है। ये भाई साहब ये कह रहे हैं कि कोई भी 2 एटम, जैसे आप ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के 16, ठीक है, और एक हाइड्रोजन का 1, ठीक है, तो कोई एटॉमिक मास होता है, तो वो क्या है, कोई भी सब्सटेंस जब मिलता है तो इनका जो मिलने से जो नया सब्सटेंस बनता है, जो नया पार्टिकल बनता है, तो वो क्या है, उसका जो द्रव्यमान है वो संरक्षण नियम का पालन करता है। क्या कह रहे हैं, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत रासायनिक संयोजन के नियम पर आधारित है। क्या है, इस सिद्धांत में जो द्रव्यमान संरक्षण के नियम और स्थिर अनुपात के नियम की युक्ति संगत व्याख्या की। अब जैसे क्या है, इस सिद्धांत के अनुसार द्रव्य सूक्ष्म कणों से बने होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। अब जैसे ऑक्सीजन कितना है, एटॉमिक मास 16, ठीक है, और हाइड्रोजन का 1, तो 2 हाइड्रोजन के मिले, तो जो इनसे सब्सटेंस जो बना वो क्या कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं द्रव्यमान संरक्षण हुआ, ठीक है। डाल्टन के सिद्धांत की विवेचना निम्न प्रकार कर सकते हैं, जैसे सभी द्रव्य किससे, दुनिया में जितनी भी मैटर है वो किससे मिलकर बनी है, परमाणुओं से मिलकर बनी है, ठीक है। परमाणु कैसा है, अविभाज्य है, इसको आप डिवाइड नहीं कर सकते। परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में ना तो सृजित होते हैं और ना ही इनका विनाश होता है, ठीक है। दिए गए सभी तत्वों के सभी परमाणुओं द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। उसके अलावा भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुण कैसे होते हैं, देखो अगर एक ही तरह के कंपाउंड, जैसे एलिमेंट से कोई तत्व बना है, जैसे ऑक्सीजन है, ठीक है, तो उसकी जो एक ही तरह का होगा तो उसकी क्या है, प्रॉपर्टी कैसी होंगी, समान होगी। लेकिन भिन्न भिन्न तत्वों से जो बनते हैं परमाणु, वो क्या है, उनके गुणधर्म कैसे होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। उनकी रासायनिक प्रॉपर्टी कैसी होती है, भिन्न भिन्न तरीके की होती है। यह सिद्धांत पूर्णतः सत्य नहीं है, ठीक है,
फिर भी रासायनिक संयोजनों के नियमों की सफल व्याख्या कर इस सिद्धांत ने परमाणु के अस्तित्व के वैज्ञानिक तौर पर क्या किया, सिद्ध किया। अब इसकी कुछ लिमिटेशन थी, जैसे क्या क्या लिमिटेशन थी, लिमिटेशन पढ़ेंगे। परमाणु अविभाज्य नहीं है, एक परमाणु के रूप में क्या क्या है, प्रोटॉन। इन्होंने भी यही बोला था कि परमाणु सबसे बेसिक यूनिट है, लेकिन ऐसा नहीं है। परमाणु किस किस से मिलकर बना है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से। कई तत्वों के परमाणु अपने घनत्व और द्रव्यमान में कैसे होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, ठीक है। उसके अलावा अलग अलग जो तत्व हैं उनके परमाणु संयोजित होते हैं तो रासायनिक यौगिक बनते हैं। क्या है, जब अलग अलग परमाणु मिलते हैं, तत्वों के परमाणु संयोजित होते हैं तो उनसे क्या है, रासायनिक यौगिक बनते हैं। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर क्या है, CO2 बनाता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या है, H2O बनाता है। तो क्या है, जब अलग अलग एलिमेंट मिलते हैं तो वो क्या है, कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है। परंतु जो जटिल कार्बनिक यौगिक हैं जैसे कि चारकोल, ठीक है, उसके अलावा ग्रेफाइट, डायमंड, इनके गुणों में अंतर समझाने में ये क्या होता है, विफल होता है। अब इसके बाद आते हैं बोर का परमाणु मॉडल, ठीक है। रदरफोर्ड मॉडल की जो त्रुटियों को दूर करने के लिए और जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम नहीं समझा पाए थे रदरफोर्ड, उसको समझाने के लिए नील वोल्स ने मैक्स प्लांक के क्वांटम सिद्धांत का एक सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसे क्या है, बोर का परमाणु सिद्धांत कहते हैं। बोर मॉडल में क्या होता है, बोर मॉडल सबसे ज़्यादा किस चीज़ को डिस्क्राइब कर सका, जो इलेक्ट्रॉन जिन जिन ऑर्बिट में घूमता है उसको ये समझाने में सफल रहा, ठीक है। और ये ऑर्बिट को भी समझा सका, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगा सकते हैं, जिन्हें क्या बोला जाता है, ऑर्बिट बोला जाता है। अब जब इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में चक्कर लगाते तो इनकी ऊर्जा का विकिरण नहीं होता। अब देखो क्या हो रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है तो वो कहीं ना कहीं अपनी एनर्जी क्या कर रहा है, एनर्जी खर्च कर रहा है। अगर एनर्जी खर्च कर रहा है तो इसका मतलब ये होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन को एक मतलब स्पेसिफिक टाइम के बाद अपना रोटेशन बंद करके क्या है, नाभिक में आ जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में चक्कर लगाता है उसकी ऊर्जा का क्या है, ह्रास नहीं होता। मतलब उसकी ऊर्जा कहीं ना कहीं स्टेबल रखने में स्टेबल रहती है हमेशा, इसलिए वो क्या है, हमेशा राउंड हमेशा चक्कर लगाता रहता है ऑर्बिट के, ठीक है। इन कक्षाओं को ऊर्जा स्तर कहते हैं। जो ये बहुत सारी कक्षा होती, कौन कौन सी, जैसे K, L, M, हम जैसे पढ़ते नहीं हैं, जैसे ये कोई ऑर्बिट, ये कोई न्यूक्लियस है, इसके बाहर K कक्षा है, L कक्षा है, M कक्षा है। तो इन कक्षाओं को ऊर्जा स्तर कहते हैं। क्या कहते हैं, इन कक्षाओं को हम क्या कहते हैं, ऊर्जा स्तर कहते हैं। ये कौन कौन सी ये कक्षा है, अंग्रेजी के अक्षर K, L, M, N या संख्या 1, 2, 3, 4 के रूप में हमको दिखाई देती है, ठीक है। बोर के परमाणु में के स्पेक्ट्रम की सफल व्याख्या करी, ठीक है। बोर ने जो परमाणु में स्पेक्ट्रम मॉडल है, जो स्पेक्ट्रम थ्योरी है, उसका ये क्या करते हैं, अच्छे तरीके से उसकी व्याख्या करते हैं। उसके अलावा इसके अनुसार किसी ऊर्जा स्तर में चक्कर लगाता इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का अवशोषण कर उच्च ऊर्जा स्तर वाली कक्षा में जा सकता है, जिसे ऊर्जावान अवस्था कहते हैं, ठीक है। कोई भी इलेक्ट्रॉन जैसे किसी भी कक्षा में, की कक्षा में चला जाए, लेकिन अगर इसको और ज़्यादा एनर्जी मिल जाएगी तो ये क्या है, और ऊपर की कक्षा में जा सकता है, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आता है तो दोनों कक्षाओं की ऊर्जा के अंतर के बराबर ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। अब जैसे कोई हायर ऑर्बिट में राउंड लगा रहा है, जैसे M कक्षा में लगा रहा है कोई इलेक्ट्रॉन, अगर वो निम्न कक्षा में जाएगा तो वो क्या करेगा, ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा, ठीक है, ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा, ठीक है। और कितना करेगा, ये दोनों की ऊर्जाओं का जो अंतर होगा, दोनों ऑर्बिट की जो ऊर्जा का अंतर होगा उसके बराबर होगा। अब बोर मॉडल की कुछ कमियां थी, सीमाएं थी, जैसे जीवन प्रवाह की व्याख्या नहीं कर सका ये, ठीक है। उसके अलावा जो परमाणु के नाभिक को बोर ने स्थायी माना था, बोर साहब ने क्या माना कि परमाणु का नाभिक कैसा है, स्टेबल है। लेकिन जब आगे खोज होती है और तो पता क्या चलता है, जो परमाणु का नाभिक है वो भी कहीं ना कहीं अपने अक्ष पर घूम रहा है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर सन ले लो, ठीक है। तो सारे ग्रह सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है।
लेकिन कहीं ना कहीं सूर्य भी तो अपने धुरी पर घूर्णन कर रहा है ना, तो उसी तरीके से जो परमाणु का नाभिक है वो भी कहीं ना कहीं अपने अक्ष पर क्या कर रहा है, घूर्णन कर रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ को ये नहीं समझा पाए, इन्होंने क्या किया कि नहीं परमाणु का नाभिक कैसा है, स्टेबल है, लेकिन वो कैसा है, स्टेबल नहीं है, वो भी अपने कक्ष पर घूम रहा है। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं बोर मॉडल की अनुसार कक्षा कैसी होती है, वृत्ताकार होती है। इन्होंने ये कहा था कि जो भी हम देख रहे हैं कोई भी परमाणु उठाओ उसकी जो कक्षा है उसको इन्होंने किस तरीके से बताया कि बिल्कुल सर्कल के फॉर्म में होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। बाद में जब वैज्ञानिक कौन समरफील्ड आए तो उन्होंने क्या बताया था कि कोई भी परमाणु के चारों ओर जो कक्षा है वो किस तरीके से दीर्घवृत्ताकार है। ठीक है, उसके अलावा स्पेक्ट्रोमीटर रेखाओं की तीव्रता की ये व्याख्या नहीं कर पाए। तो इस तरीके से हमारे कौन कौन से मॉडल हो गए, बोर मॉडल हो गया, ठीक है, रदरफोर्ड मॉडल हो गया। अब हम बात करेंगे समस्थानिक। समस्थानिक जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है, सम और स्थानिक, एक ही तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्याएं कैसी हो, समान हो। क्या समान हो, इस चीज़ को याद रखना, परमाणु संख्याएं समान हो किंतु द्रव्यमान कैसा हो, भिन्न भिन्न हो, उसको हम क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। एक बार और याद कर लो, एक ही तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्याएं कैसी हो, समान हो किंतु द्रव्यमान संख्या कैसी हो, भिन्न भिन्न हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। परमाणु के जो रासायनिक गुण इलेक्ट्रॉनों की संख्या द्वारा नियंत्रित होते हैं। कोई भी परमाणु है उसकी जो प्रॉपर्टी है वो किससे डिफाइन होती है कि उसके लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, या उसके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसी। अब जैसे हम पीरियोडिक टेबल में पढ़ते हैं, ठीक है, डी ब्लॉक के तत्व, एफ ब्लॉक के तत्व या जिस भी ब्लॉक के तत्व उठाते हैं तो उनकी प्रॉपर्टी क्या है, सेम होती है। जैसे तुम लास्ट में जिसको हम क्या नोबल गैसेस कहते हैं, तो जो सारे नोबल गैस हैं उनके आखिरी कक्षा कैसी होती है, पूर्ण होती है, इसलिए उनको क्या स्टेबल होते हैं। तो जितने भी उसमें तत्व हैं उनकी सबकी क्या है प्रॉपर्टी, क्यों, इलेक्ट्रॉन की बाहरी कोश में कक्षा इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, समान है, तो सबकी प्रॉपर्टी कैसी होती है, इक्वल होती है। ठीक है, अतः रासायनिक अभिक्रिया में सभी समस्थानिकों का जो व्यवहार होता है वो कैसा होता है, समान होता है। ठीक है, अब हम एक उदाहरण के तौर पर समझें एक समस्थानिक को, जैसे हाइड्रोजन के समस्थानिक। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, कौन, 1H1, 1H2 और 1H3। ठीक है, 1H1 को क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ड्यूटेरियम बोलते हैं। ठीक है, इसका एटॉमिक मास नंबर कितना होता है, 2, और फिर ट्रिटियम। ठीक है, इसका एटॉमिक मास नंबर होता है 3। ठीक है, तो हाइड्रोजन के कितने, इलेक्ट्रॉन शेल इसका एक ही है सबका। ठीक है, ड्यूटेरियम, हाइड्रोजन और ट्रिटियम। उसके बाद अब हम बात करेंगे किसकी, समस्थानिक के बाद आते हैं। अब जैसे कार्बन के समस्थानिक, कार्बन के भी 3 समस्थानिक है, कौन कौन से, C12, C13, C14। ठीक है, कौन कौन से, C12, C13 और C14। ठीक है, उसके बाद समस्थानिक को अनुप्रयोग, मतलब हम इनको उपयोग क्या कर कहाँ कहाँ पे करते हैं। जैसे यूरेनियम के समस्थानिक है, कौन, यूरेनियम के समस्थानिक का प्रयोग कहाँ पे करते हैं, हम परमाणु भट्टी के रूप में करते हैं। और उसके अलावा कैंसर के उपचार में हम किसका उपयोग करते हैं, कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग करते हैं। अब उसके बाद आते हैं समभारिक। समभारिक मतलब भिन्न भिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनका द्रव्यमान संख्या कैसी हो, समान हो किंतु परमाणु संख्या कैसी हो, अलग अलग हो, तो उनको हम क्या कहते हैं, समभारिक कहते हैं। क्या इसमें द्रव्यमान संख्या कैसी है, संख्या समान है किंतु परमाणु संख्या कैसी होती है, भिन्न होती है, परमाणु संख्या भिन्न। जैसे उदाहरण के तौर पे हम क्या एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं, जैसे आर्गन 1840, पोटेशियम 1940 और कैल्शियम 2040। ठीक है, तो जो आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम ये कैसे हैं, समभारिक है। कैसे हैं ये, समभारिक है। ठीक है, इनमें जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है, डिफरेंट है, लेकिन एटॉमिक मास है वो क्या है, इक्वल है तीनों। ठीक है, उसके अलावा एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे सल्फर, कैल्शियम और आर्गन। ठीक है,
ये गलत लिख गया एस यहाँ पे, आर्गन को एजी लिखेंगे, ठीक है। तो इनमें सल्फर, कैल्शियम और आर्गन देख रहे हैं, तो इनका जो एटॉमिक नंबर है, जैसे सल्फर का कितना है, सल्फर का है 16, कैल्शियम का 17 और आर्गन का 18, लेकिन इनका जो एटॉमिक मास है वो कितना इक्वल है सबका, 40, 40 और 40। तो ये क्या हो गए, ये तीनों समभारिक हो गए, ठीक है। अब हम बात करेंगे सम न्यूट्रॉनिक, किसकी बात करेंगे, सम न्यूट्रॉनिक की, ठीक है। सम न्यूट्रॉनिक मतलब भिन्न भिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या तथा द्रव्यमान संख्या दोनों क्या हो, अलग अलग हों, लेकिन 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 उनमें उपस्थित न्यूट्रॉनिक की संख्या कैसी हो, समान हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सम न्यूट्रॉनिक, ठीक। देखो इसमें समभारिक हो गया, ठीक है। उसके बाद आते हैं सम न्यूट्रॉनिक। इसमें क्या होता है, इसमें ऐसे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या कैसी हो, परमाणु संख्या भी भिन्न हो और परमाणु द्रव्यमान, ठीक है, वो भी क्या हो, अलग अलग हो, लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो, तो उसको बोलते हैं सम न्यूट्रॉनिक। और इसमें हम जो उदाहरण है हमारे सम न्यूट्रॉनिक में, वो है आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। अब जैसे आर्गन का कितना है, एटॉमिक नंबर है 18, एटॉमिक मास कितना है 38, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर है 19 और एटॉमिक मास है 39, ठीक है। और उसके बाद आते हैं कैल्शियम 20 और 40, ठीक है। तो अब या फिर और ले लो, जैसे एग्जांपल सल्फर, ठीक है, 36 एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास, नंबर 16 और 36। उसके अलावा कैल्शियम 17 और 37। इन सब को देखो, जो एटॉमिक सम न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, न्यूट्रॉन में क्या करते हैं, एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर घटा देते हैं, ठीक है। तो 38 में से 18 घटाओ, 39 में 19 घटाओ, ठीक है, 40 में से 20 घटाओ, तो सब में तुम देखोगे कि सेम न्यूट्रॉनिक नंबर आते हैं, वो कितना आ रहा है, 20 आ रहा है, ठीक है। उसके बाद अब हम बात करते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक की। सम इलेक्ट्रॉनिक में क्या होता है, ऐसे आयन जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। इसमें काय की संख्या समान होगी, इलेक्ट्रॉनिक की संख्या समान होगी, उसको हम क्या बोलेंगे, सम इलेक्ट्रॉनिक बोलेंगे। अब इसका एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे O2 नेगेटिव, ठीक है, F नेगेटिव, नियॉन, सोडियम पॉजिटिव, Mg2+, ठीक है। अब इन सबको उठाओ, इन सबको जब तुम लोगे, जैसे कि O2 नेगेटिव, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने होंगे, 2s2 2p4, ठीक है, 1s2 2s2 2p4। तो आप गिनो, 4 2 6 2 8 और 2 नेगेटिव है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, इसमें भी 10 हैं, इसमें भी 10 हैं, इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन है, और इसमें भी, तो जितने भी दिख रहे हैं, O2 नेगेटिव, F नेगेटिव, Na+, सोडियम मैग्नीशियम 2+, तो इन सब में जो न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो कितनी है, 10। तो अगर जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है उनको हम क्या बोलते हैं, सम इलेक्ट्रॉनिक बोलते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे परमाणु संख्या की, ठीक है, किसकी बात करेंगे, परमाणु संख्या की। परमाणु संख्या क्या होती है, देखो ये पहले वो लिखना चाहिए था, खैर यहाँ पे समझ लेते हैं। किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक उस तत्व के नाभिक में स्थित प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। परमाणु क्रमांक किसके बराबर होता है, किसी भी परमाणु के जो नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे जेड से। इसे हम कैसे प्रदर्शित करते हैं, जेड से। जैसे उदाहरण, कार्बन की परमाणु संख्या कितनी है, 6। कार्बन की परमाणु संख्या कितनी है, 6, ठीक। तो इसका जो केमिकल सिंबल है वो है C, एटॉमिक नंबर है कितना, 6, और एटॉमिक मास कितना है, 12। तो इसमें एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है, प्रोटॉनों के इक्वल, ठीक है। अब बात करते हैं द्रव्यमान संख्या। किसी परमाणु के नाभिक में स्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को हम क्या बोलते हैं, द्रव्यमान संख्या कहते हैं। इसे किससे निरूपित करते हैं, या इसका जो सिंबल है वो क्या है, A, ठीक है। अब जैसे इसी को मान लो कार्बन 6C12, तो इसमें जो 12 है वो क्या है, एटॉमिक मास है, और ये किस से, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग है,
ठीक है। अब हम बात करें एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। जैसे ऑक्सीजन 8 16, ठीक है 16। तो जो ये क्या है, एटॉमिक नंबर है जिसको जेड से सिंबल है, जिसका जेड सिंबल है। एटॉमिक मास है, ठीक है। ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग होता है। अब बात करते हैं तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, उस तत्व के परमाणुओं के कक्षक में इलेक्ट्रॉनों का जो वितरण होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब जो परमाणु है कोई, उसमें इलेक्ट्रॉन का वितरण मूल नियम के आधार पे होता है, ठीक है। जैसे पहले में 1s 2s 2p 3s 3p, इस तरीके से क्या है, पहले s कक्षा में जाएंगे इलेक्ट्रॉन, फिर p कक्षा में जाएंगे, फिर d में जाएंगे, फिर f कक्षा में जाएंगे। तो जो इलेक्ट्रॉनों का वितरण है, ठीक, इलेक्ट्रॉनों का जो वितरण है उसको ही हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। ये आगे हम पूरी डिटेल में पढ़ेंगे किस किसने ये। अब जैसे बहुत सारे एलिमेंटों को हम एग्जांपल के तौर पे समझ लें, जैसे हाइड्रोजन, तो पहले में जाएंगे 1s1, ठीक है। जैसे हीलियम, तो इसके 2 एटॉमिक मास के एटॉमिक नंबर कितना 2, तो कितना 1s2। इसके बाद ही लिथियम, ठीक है 3, तो 1s2 2s1। इस तरीके से ही क्या है, आप एक दो एग्जाम्पल दे देना और आप चीज़ बढ़ जाना, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मतलब इलेक्ट्रॉनों को कक्षा में बनने की जो प्रोसेस है वो, ठीक है। पहले एस कक्षा, फिर पी कक्षा, फिर डी कक्षा, फिर एफ कक्षा। अब हम बात करते हैं बोरबरी का नियम। अब बोरबरी साहब क्या कह रहे हैं, किसी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को किस तरीके से भरा जाता है, उसका फॉर्मूला होता है 2n²। क्या होता है 2n²। मतलब जैसे पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, अगर क्वांटम नंबर 1 है, ठीक है, तो 2 × 1 का स्क्वायर, मतलब पहली कक्षा में 2 आएंगे, ठीक है। ये साल MPPSC 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, बोरबरी मॉडल, ठीक है। तो पहली कक्षा में कितने आएंगे 2, ठीक है। उसके अलावा जैसे अगली कक्षा, जैसे क्वांटम नंबर 2 है जिसको L भी बोलते हैं, ठीक है, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 2 × 1², सॉरी 2 × 2²। तो दूसरी कक्षा में L कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। फिर M कक्षा में कितने होंगे 18, और N कक्षा में कितने होंगे 32 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो जो किसी भी परमाणु की दी गई कक्षा में तब तक स्थान नहीं लेते जब तक कि उसमें पहले वाले भीतरी कक्ष पूर्णतः नहीं भर जाता। अगर जैसे कोई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, अभी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ रहे थे, तो कोई इलेक्ट्रॉन किस तरीके से फिल होगा, जैसे के कक्षा पूरी हो जाएगी, ठीक है, के कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तो उसके बाद कहाँ जाएंगे एल कक्षा। अब ऐसा नहीं होगा जैसे कि एल कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन आ गए और 2 पहुँच गए कहाँ एफ में, जैसे लास्ट ऑर्बिट में 8 है, नहीं। तो दूसरी कक्षा में जब 8 इलेक्ट्रॉन पूरे फिल हो जाएंगे तो फिर उसके बाद कौन सी भरेगी, एम कक्षा भरेगी, ठीक है। तो इस तरीके से फिल होते हैं। तो किसी भी परमाणु की दी गई कक्षा तब तक स्थान नहीं लेते जब तक कि उसमें पहले वाली जो भीतरी कक्षा है वो क्या है, पूर्णतः नहीं भर जाए। अब बात करते हैं कक्षा और उपकक्षा की। कक्षा और उपकक्षा, कक्षा तो आप बात ही कर ही चुके हैं। अब उपकक्षा क्या है, इलेक्ट्रॉन जिस वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाता है उसे हम क्या कहते हैं, कक्षा कहते हैं। और बोर के अनुसार प्रत्येक कक्षा की ऊर्जा क्या होती है, निश्चित होती है। अतः स्पेक्ट्रोमोस्कोपी में प्रयुक्त अक्षर नाभिक के समीपस्थ कक्षा का के नाम है, इसकी ऊर्जा क्या होती है, न्यूनतम। जो नाभिक के सबसे पास होता है उसकी ऊर्जा क्या होती है, न्यूनतम होती है, और जो जितनी दूर होता है उसकी ऊर्जा कितनी ज़्यादा होती है। अब प्रत्येक कक्षा में कई उपकक्षाएं होती हैं, ठीक है। प्रत्येक कक्षा में क्या होता है, बहुत सारी उपकक्षाएं होती हैं, ठीक है। जैसे के में 1, ठीक है, फिर एल है उसमें 2 होती हैं। तो इस तरीके से प्रत्येक कक्षा में बहुत सारी उपकक्षा होती है। अब बात करें हम कक्षक ऑर्बिट की। कक्षक क्या होता है, जो नाभिक के चारों ओर पाया जाने वाला वह त्रिविमीय क्षेत्र होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, सर्वाधिक होती है, उसे हम क्या कहते हैं, कक्षक कहते हैं।
किसी परमाणु के विभिन्न कक्षक होते हैं जिन्हें उनके आकार, आकृति और अभिविन्यास के आधार पर हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग किया जा सकता है। जैसे एस ऑर्बिटल कैसा होता है, गोलाकार होता है। पी ऑर्बिटल कैसा होता है, डमरू के आकार का होता है। जो डी ऑर्बिटल है वो कैसा होता है, द्विडमरू के आकार का होता है। और एफ जो ऑर्बिटल है वो कैसा, जटिल आकृति होती है, ठीक है, उसकी कंपाउंड स्ट्रक्चर। अब परमाणु कक्षकों का भरा जाना। अब जो परमाणु के जो ऑर्बिटल है वो किस तरीके से भरा जाते हैं, उसके लिए विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों को भरने के लिए सबसे पहले किसने, अफबाउ ने नियम दिया था, जिसे हम अफबाउ का नियम कहते हैं। इसके बहुत सारे नियम है, जैसे अफबाउ का नियम है, पाउली का अपवर्जन का सिद्धांत है, हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम है, और कक्षकों की आपेक्षिक ऊर्जा का नियम है। तो इन सब नियमों को हम एक एक पढ़ लेते हैं, क्या क्या ये नियम है और किस तरीके से इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में भरे जाते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे अफबाउ का नियम। अब अफबाउ का नियम क्या है, इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कम ऊर्जा वाले उपलब्ध कक्ष में भरे जाते हैं, जिनको भरने के बाद वो क्या है, फिर उच्च ऊर्जा वाले कक्षा में जाते हैं। अब अफबाउ का नियम क्या है, सबसे पहले क्या है, एस कक्षा भरेगी, एस कक्षा में पहला इलेक्ट्रॉन आ गया, फिर दूसरा आएगा, फिर क्या है, फिर पी कक्षा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, अफबाउ के नियम में इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं पाउली का अपवर्जन का नियम। पाउली का अपवर्जन का नियम। पाउली का जो अपवर्जन का नियम है तो वो क्या कहता है कि किसी परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं एक समान नहीं हो सकती, ठीक है। अर्थात केवल 2 इलेक्ट्रॉन एक कक्षक में रह सकते हैं और इन इलेक्ट्रॉनों को हम क्या है, पृथक्करण या विपरीत होने चाहिए। जैसे हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन के पास कितने, 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या है, इस तरीके से फिल होगा। उसके बाद हीलियम तो 2, मतलब वो क्या है, जो पृथक्करण होता है वो कैसा, विपरीत होता है। अब जैसे लिथियम ये क्या है, पहला कक्षक पूरा भर जाएगा, फिर उसके बाद दूसरे कक्षक में आएगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम। अब हुंड का जो बातम कोष का नियम है वो क्या कहता है, एक ही उपकक्षा के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का युग्मन तब तक नहीं हो सकता जब तक कि उस उपकक्षा के सभी कक्षकों में एक इलेक्ट्रॉन ना आ जाए, ठीक है। जैसे कोई भी उठा लो, मतलब ऐसा नहीं हो सकता है कि प्रतिचक्रण तब होगा जब ये पूरा फिल हो जाए, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो। इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, और अब बस इसके बाद एक और केमिस्ट्री में हमारा टॉपिक रह गया, वो है अम्ल, क्षार और लवण। यहाँ पे हमारी केमिस्ट्री ख़त्म हो जाएगी। बैटरी डाउन हो गई इसलिए थोड़ा इसकी स्क्रीन की ब्राइटनेस कम हो गई है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।